अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी है। मस्बत केसेस के तनासुब में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। शरह पहली बार 8.16% तक जा पहुंची है। फैलाव में 20% से ज्यादा शरह के साथ कराची सबसे आगे है। हैदराबाद और एबटाबाद में भी सूरत हाल बेकाबू है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 39 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी है। मुस्बत केसेस के तनासुब में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। शरह पहली बार 8.16% तक जा पहुंची। फैलाव में 20% से ज्यादा शरह के साथ कराची सबसे आगे है। हैदराबाद और एबटाबाद में भी सूरत हाल बेकाबू है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 39 मरीज जाँ बहक हो गए। तो कराची में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत मास्क के बगैर घूमती नजर आ रही है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, क्या कहना है उन अफराद का? क्या कराची में कोरोना का खौफ खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, लगता है ऐसा है कि लोग कोरोना से बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। बाजार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई और अवामी मकाम, हर जगह लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर बैठे हैं। अक्सरियत ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ और कमिश्नर कराची की जानिब से जिस बात का ऐलान किया गया था कि जुर्माने किए जाएंगे मास्क इस्तेमाल न करने वालों पर, उस हवाले से भी कोई इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। शहर के किसी भी ज़िले में चले जाएँ, किसी भी मसरूफ़ चौक चौराहे पर चले जाएँ, लोगों की अक्सरियत मास्क के बगैर नज़र आती है। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने मास्क इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो अक्सरियत का जवाब ये होता है कि जी मास्क अभी हमने निकाल के रखा था, अब दोबारा लगा लेते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। खबरों में आगे देखिए, कराची में मकान में धमाका क्यों हुआ? कोरोना से जुड़ी मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह में खतरनाक इजाफा हो गया है। रवा साल के इब्तिदाई 6 माह में 250 अफराद जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 22 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही कर ली जहां हादसात मामूल बन गए हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में ऐसे 22 मकामात हैं जहां पर इंसानी जिंदगियों को रोजाना की बुनियाद पर डसा जा रहा है। ऐसी कौन सी जगह है और क्यों उन मकामात पर इतने ट्रैफिक हादसात होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स पर ट्रैफिक हादसात की वजह जानने के लिए हमने सिंध पुलिस के एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के अफसर अली सुहाग से मुलाकात की। इनके हमरा ब्लैक स्पॉट्स का दौरा करना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों एक ही मकाम पर हादसे होते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे शहर की सबसे ज्यादा खूनी सड़क हब रिवर रोड पर। यहां पर 4 से 5 हादसात होना मामूल है और इस पर हादसात की वजह सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि इस सड़क का एक कट यहाँ मुसाफिरों की मौत की वजह बनता है। जो बल्दिया जाने वाले, नीचे ट्रैक जाने वाले लोग हैं, उनको ये रोड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके लिए वो जब हब रिवर नीचे वाला रोड है वो है, फिर वो जो नीचे से ऊपर आ रहा है और ऊपर से वो नीचे उतरेगा, वो रुकेगा, क्योंकि नीचे में अब आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि वो एक ऐसे रोड अनइवन रोड है, खड्डा है, उसको चढ़ने के लिए रुकेगा। जैसे ही ऊपर चढ़ेगा, इन द मीन टाइम इतनी हेवी ट्रैफिक, ओवरलोडेड गाड़ियां जो आप देख रहे हैं आपके सामने, आपका कैमरामैन दिखाएगा, वो उससे फिर कोलिजन हो जाएगा। हब रिवर रोड के बाद हम आपको दीगर ब्लैक स्पॉट्स की जानिब लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसा ट्रक दिखा जो चलता फिरता ब्लैक स्पॉट था। आइए आपको दिखाते हैं। इस ट्रक को रोककर ड्राइवर से बात की तो उसने भी अपनी गलती तस्लीम की। मैंने पहले भी इनको कंपनी वालों को अर्ज किया कि भाई 60 बोरे जो है इसमें नहीं आते, ये गाड़ी छोटा है, इसमें जो है कम से कम आप 50 बोरे या 40 बोरे डालो। इन्होंने डाल दिए, बोलते ले जाओ। अब मैं तो ड्राइवर हूँ। कहीं इंजीनियरिंग फॉल्ट है और कहीं रफ्तार पर काबू ना रखना जो हादसात को जन्म देता है। माई कोलाची बाईपास के एनएलसी कट पर भी तेज रफ्तारी ही हादसात की वजह है। यहाँ पर ना तो स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, ना ही रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हादसात यहाँ पर मामूल हैं।
यहाँ NLC कट पर कोई भी अपनी रफ्तार आहिस्ता नहीं करता, इसीलिए दिन में 2 से 3 हादसात मामूल बन चुके हैं। कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, अभी तक सेवल ड्रामा पहुंचे नहीं है, मरकज की फोन आ जाती है, भाई फटाफट पहुंचो, कोई और हादसा पड़ा हुआ एक्सीडेंट, फिर जगह से फिर उसको छोड़ के फिर फटाफट यहाँ पे पहुंच जाते हैं, फिर दूसरे को ले जाते हैं। कयूमाबाद KPT इंटरचेंज पुल भी ब्लैक स्पॉट है, जहां रवां साल 5 हादसात हो चुके हैं। इस पुल की वजह से जब ये पुल बनाया गया तो इस पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू था, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ गुजरता है। एक तो इसको लोड होता है, अगर 3000 या 6000 गैलन का पानी इसमें मौजूद होता है, उस ये पूरा 6000 तो भरते नहीं है या 3000 भरते नहीं, तो उसमें वो एक गैप रह जाता है। तो ये पानी जब प्रेशर से ऊपर जाके फिर छलकता है तो ये पीछे इसके लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा, एक्सेल के ऊपर लोड पड़ता है सब चीज़ें। फिर वहाँ जो जॉइंट है, जॉइंट के बाद ये जाके हॉल्ट करता है, फिर ऊपर चढ़ता है, तो वो एक प्रेशर, पानी का प्रेशर, गाड़ी पे लोड, उसके बाद ये बारहा ड्राइवर से इम्बैलेंस हो जाता है। ब्लैक स्पॉट सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। रवां साल पैदल चलने वाले 50 अफराद भी हादसात में जाँ बाक हुए। इन हादसात की बड़ी वजह गलत जगह से सड़क को अबूर करना है। नर्सरी ब्रिज के नीचे भी हादसात इसी वजह से होते हैं। इधर से लोग जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा। क्या वजह है? आपने भी क्रॉस किया, क्या वजह है? ये वजह है कि यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है, यहाँ से तो जान जा सकती है आपकी। पुलिस अफसरान के मुताबिक हैवी गाड़ियों के हादसात को रोकने के लिए हैवी व्हीकल में स्पीड गवर्नेंस लगाने की जरूरत है, ताकि शहर में हैवी गाड़ियां मखसूस रफ्तार से ज्यादा ना चल सकें। कैमरामैन सनाउल्ला और एरिक परेरा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में गाड़ियों की फिटनेस मजाक बनकर रह गई है। सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम फिटनेस डिपार्टमेंट गैर फाल हो गया है। पूरे सिंध में सिर्फ 4 इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, 20 असामियां खाली हैं। दफातर में ताले लगे हैं जो इन पैसे लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने में मसरूफ है। आवाम की जिंदगियां दाव पर लगा दी गई हैं। शाहनवाज अली कादरी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। शहर कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफा हुआ है। ये हादसात क्यों हो रहे हैं? क्या इन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट किया जाता है? ये टेस्ट कैसे होता है? चले हम आपको दिखाते हैं। कैसी चेकिंग, कौन सा टेस्ट? सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। ये है बल्दिया ट्रेनिंग सेंटर में कायम व्हीकल फिटनेस डिपार्टमेंट, जो बनाया गया तो था गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए, लेकिन अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ताले और खाली पड़ा रिकॉर्ड रूम गवाही दे रहे हैं कि यहाँ गाड़ी तो दूर, किसी इंसान का गुजर तक नहीं होता। तो फिर होता क्या है? तकरीबन 8,000 को तक खर्चा है। 8,000 तो अभी हो जाएगा हाथों हाथ। फिर आज देगा, कल परसों मिल जाएगा। परसों इसी टाइम आकर ले जा। 20,000 रुपये की फिटनेस है। यहाँ तो मैंने सुना, बोला हाथों हाथ काम हो जाता है, तो मैंने कहा चलो यार काम हो जाएगा। क्या जी? साहब नहीं आता, साहब आता शाम को। जी हाँ, सब पैसा चलता है। रिश्वत दो और फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर अपनी गाड़ी दौड़ाओ। ट्रेनिंग सेंटर के बाहर एजेंट्स माफिया ने डेरे डाल रखे हैं। समा ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नसीर भट्टी से राब्ता किया तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। काली भीड़ों और लाकानूनियत के आगे ट्रांसपोर्टर्स भी मजबूर हैं। हमारा 30 साल हो गया गाड़ियों में। 30 साल हाँ, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये ट्राई मराया नहीं लिया है। बस पाकिस्तान में दे दो, पैसा दो और जान चढ़ाओ। बना के लाते, यहाँ ब्रोकर बैठे होते हैं जी। तो गाड़ी चेक करते खोल के भाई नहीं, कोई चीज़ चेक नहीं करते। हम लोग पूछते हैं, गाड़ी मॉडल पूछते हैं और अवाम को दोनों तरफ से लूटा जा रहा है। वो रिश्वत देकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल ना करे तो भी चला पड़ता है। हद तो ये है कि 2019 तक रजिस्टर्ड होने वाली 6.5 लाख गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए पूरे सिंध में सिर्फ 4 इंस्पेक्टर तैनात रखे हैं, जबकि 20 के करीब असामियां खाली हैं।
कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। हैदराबाद में कोरोना कैसे फैला ये बताएंगे आपको कुछ देर बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने लैंड रिकॉर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। केस की समाअत के बारे में जानते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, अपडेट कीजिए, इस केस में दरखास्त गुजार का क्या मौक़िफ है और ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब किया। जी, ये लैंड रिकॉर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पे काम कर रहे थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन इनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा था, जिस पर इन्होंने अदालत से रुजू किया और अदालत ने हुक्म दिया था कि इनको जो है वो रेगुलर किया जाए, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा था। आज की तारीख में चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया हुआ था, लेकिन वो भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर जो अदालत है उसने अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार को ज़ाती हैसियत में 15 दिसंबर के लिए जो है वो तलब कर दिया है और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि वो अदालत में पेश हों। ठीक है, शाहिद हुसैन अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे अफसोसनाक वाक़े का। न्यू कराची में दुआ चौक के करीब घर में धमाका सिलेंडर से नहीं बल्कि गैस लीकेज से हुआ। धमाके में 8 साला बच्चे की जान चली गई, 6 अफराद जख्मी भी हुए। शाहनवाज अली रिपोर्ट करेंगे। न्यू कराची में गैस लीकेज के बायस खौफनाक धमाका, रिहायशी इमारत का एक हिस्सा मौत बनकर आ गिरा। अहले मोहल्ला के मुताबिक गैस नहीं होती, गैस सिलेंडर घरों में रखने पड़ते हैं। हर घर में सिलेंडर जल रहा है, गैस का बिल भी आ रहा है, सिलेंडर भी जल रहा है यार, ये कौन सा तरीका? नहीं, रात को 2 बजे 2:30 बजे आती है, कौन खाना पकाएगा भाई? सब कोई होटल से ला रहा है, कोई गैस भरवा रहा है, सिलेंडर में क्या करेगा आदमी? बच्चों को तो रोटी देनी है ना। अरे भाई 1 साल हो गया, किस किस को रहा है? हम सिलेंडर जब भी रखा है मजबूरी को, सिलेंडर तो यूं ही फटेंगे, फिर जाहिर सी बात है सिलेंडर भी हल्के आ रहा है। गैस अपने टाइम पे आए, बंदा खाना पका ले तो गैस सिलेंडर की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। हादसे में 8 साला मजहर जाँ बहक, जबकि कुछ लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 4 फैमिली आबाद थी, सिलेंडर नीचे फटा है, जिसके अंदर नीचे 6 अफराद थे। एक बच्चा जाँ बहक है, जिसके अंदर इंतकाल हो गया उसका। फसी वो मजहर नाम है उस बच्चे का। वो बाकी जो उनके अम्मी अब्बू हैं वो अस्पताल में, अब्बासी शहीद में। 4 से 5 बच्चे मकसद हुए हैं, उनके साथ मकसद है किसी की टांग टूट गई और बिल्कुल झुलस गए, यानी उसके वालिद मकसद बिल्कुल यानी बुरी तरह झुलस गया उसका वालिद। इमारत में ज्यादा लोग रिहाइश पजीर नहीं थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वाक़े के बाद इमारत को खाली करा लिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज आबिद अली का कहना है कि इलाके में गैस का प्रेशर कम है। दिन में गैस न आने की वजह से घर वालों ने पाइप निकालकर सिलेंडर में लगा दिया था, जबकि गैस का स्विच भी खुला छोड़ दिया। रात को गैस आई तो पूरे घर में भर गई और मालिक मकान ने सुबह सिगरेट जलाई तो धमाका हो गया। इलाके के अंदर गैस का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, गैस कम आ रही थी, तो रात में इन्होंने क्या किया कि वो गैस का जो रेगुलर गैस है उसका पाइप निकाल के सिलेंडर में लगा लिया और वो पाइप जो है रात भर जो है वो खुला रह गया। वो जो पाइप खुला हुआ था रात भर हल्की हल्की गैस जो है घर में भरती चली गई और सुबह के टाइम जैसे ही जो मालिक मकान है उन्होंने सिगरेट जलाई है और सिगरेट जलाते के साथ ही गैस का प्रेशर बना और प्रेशर से जो है घर में आग भी लग गई और जो है जो साइड बंद थी वो साइड ज़ोरदार धमाके से जो है वो दीवारें वगैरह घर की जो है वो गिर गई हैं। वो न्यू कराची में गैस लीकेज धमाके की जगह को क्लियर करार दे दिया गया है। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली इस वक्त वहीं पर ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज, गैस लीकेज धमाके की जगह को अब क्लियर करार दे दिया गया है। देखिए, मैं इस वक्त न्यू कराची में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह 8:30 बजे के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ था। धमाके के नतीजे में 6 अफराद जख्मी, जबकि एक 8 साला बच्चा जहाँ बहक हो गया था। मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखाएंगे, ये वो घर है जहाँ आज धमाका हुआ था। इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा था कि ये सिलेंडर धमाका है, तमाम जो पुलिस का कहना है कि घर में गैस की लीकेज के बायस धमाका हुआ है। गैस यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर दिन 11 बजे तक आती है। इस दौरान अहले खाना की जानिब से चूल्हे को जलाया गया, उसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में इतराब में जो इमारत है उनको भी नुकसान पहुँचा है, जो मलबा गिरा है उससे इतराब में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस का ये कहना है कि जो जख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी शाहनवाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस में 1 साल कबल खातून दोस्त को बचाते हुए जख्मी होने वाले नौजवान हारिस के बैरून मुल्क इलाज के लिए $40,000 का इंतजाम हो गया है। हारिस ने समा पर मुखैर हजरात और हुकूमत से इलाज के लिए मदद की अपील की थी। कराची के इलाके डिफेंस में खातून दोस्त के अगवा की वारदात के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान हारिस को जख्मी कर दिया था। गोली हारिस की रीढ़ की हड्डी पर लगी, जिसके बायस उसका जिस्म मफलूज हो गया। हारिस का इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है, जिसके लिए पहले फेज के लिए $40,000 का इंतजाम हो गया है। हारिस जल्द इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना होगा।
नैब ने राना सनाउल्लाह के असासों पर रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। लीगी रहनुमा और उनके अहले खाना की 24 प्रॉपर्टीज सामने आई हैं और इन जायदादों में प्लाजे, कंपनीज, घर, फार्म हाउसेज और ज़राई जमीन शामिल है। राना सनाउल्लाह की लाहौर और फैसलाबाद में जायदादें हैं। रिपोर्ट में यह भी है कि राना सनाउल्लाह की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। राना सनाउल्लाह के असासों की कुल मालियत अरबों रुपए है। तो आपको बताते चले, नैब ने राना सनाउल्लाह के असासों पर रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी है। बात कर लेते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ है? जैसे ही हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से होगा, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि नैब ने राना सनाउल्लाह के असासों पर रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी है। लीगी रहनुमा और उनके अहले खाना की 24 प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ सनद याफ्ता चोर, डाकू और झूठा होने के बाद सर्टिफाइड इश्तिहारी भी हो गए। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में पीडीएम जलसों को कोरोना फैलाव मुहिम करार दे दिया। कहा जितने जलसे मर्जी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। सरकारी मराज छिन जाने पर मौलाना फजल रहमान बौखलाहट का शिकार है। वफाकी काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी का भरपूर दिफा भी किया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, थैंक यू वेरी मच। मुराद साहब, पीडीएम जलसे कर रही है, क्या कहेंगे इन जलसों पर? नई एंट्रीज भी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्बास भाई। ये मुस्तरद शुद्धा टोला है, कुछ नहीं होता इससे। ये जितने भी जलसे करे, अभी तो इन्होंने चंद जलसे किए हैं, 150-200 और करे, लेकिन एनआरओ तो इनको मिलना नहीं है। मौलाना साहब तो डंडे वाली बात भी कर रहे थे मुल्तान में। सियासत का इस वक्त वो 12वां खिलाड़ी है, और जिनका प्रेसिडेंट ही रिजेक्टेड हो, मुस्तरद शुद्धा हो, तो उसके बारे में क्या बात करना। वो तो बिल्कुल बोखलाहट का शिकार है, क्योंकि 22 नंबर बंगला चाहिए था, वही उनको कश्मीर कमेटी के जो के थ्रू वो फवाइद लेते थे, प्रोटोकॉल लेता था, वो चीज़ें चाहिए थी। जब से वो नहीं है तो असम्बली में बैठा हुआ है, लेकिन वो असम्बली हराम है। असल में जब वो खुद नहीं है मैदान में तो कहता है कि ना, अगर मैं नहीं कह सकता तो कोई और भी नहीं कहलेगा। पॉलिटिकली इनको एंगेज नहीं किया जा सकता, इसमें कोई हर्ज है? ये सवाल मीडिया पे भी हो रहा है और काफ़ी डिस्कस हो रहा है। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया और मैं आपके पास सामने 2-3 चीज़ें रखता हूँ। हमने हमेशा कहा है कि पार्लियामेंट में आप आके पाकिस्तान की सियासत, कानून साजी इशूज को डिस्कस करें। कश्मीर कास के ऊपर मीटिंग हो, आप उससे इनकार करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग हो, आप उससे बाइकाट करते हैं। कोरोना के हवाले से कमेटी बुलाई जाती है, उससे आप इनकार करते हो। आप एक मीटिंग में शिरकत करते हो, वो है फेटअप की कानून साजी के मौका पे अपना एनआरओ मांगने के लिए, वो नहीं दिया जाता, आप फेटअप के खिलाफ भी वोट देते हो। पोजीशन ये बड़ा एज लेती है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो पीछे हैं और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो हुकूमत चला रहे हैं। ये इलेक्टेड की बात करते हैं, एक खुद पर्ची लहरा के आ गया, दूसरा जनरल जियाउल हक और जनरल जिलानी की कोख से उसकी सियासत ने जन्म लिया। ये जमहूरियत की बात ना ही करे। हाँ, पीटीआई की आपने बात की, पीटीआई में हमने यहाँ पे डिलीवर करना है। कुछ टेक्निकल पोजीशंस होती है, कुछ बाकी चीजें होती है, उसमें हम भी आपके सामने हैं, बाकी भी आपके सामने हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी चाहिए, अवाम की खिदमत के ऊपर बात होनी चाहिए, डिलीवरी के ऊपर बात होनी चाहिए। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत के ताल्लुकात कैसे हैं? इमरान खान साहब गए थे चोई परवेज़ इलाही साहब से, चोई शुजात साहब से मिलने। क्या आप तवक्को रखें कि इत्तेहादी जो नाराज़ थे वो राज़ी हो गए, और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन? ये तो खबर खैर चलती रहती है, लेकिन हम पार्लियामेंट में जब देखते हैं, हम कैबिनेट में बैठे होते हैं, तो हमारी इत्तेहादी भी साथ है। हर मौके पे आप देखिए कि अगर फेटअप की लेजिस्लेशन हो, अगर आपकी बाकी कोई लेजिस्लेशन हो, आपके बजट के मौके पे हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है। कुछ गुफ्तगू होती है, कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, खबरें भी चलती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही है। मकसद क्या है जी? मुल्क के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह कर रहे हैं, तो और ये मुल्क के लिए हम बेहतर कर रहे हैं, तो सब साथ देते रहेंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त अब्बास साहब, आपके सवाल अपनी जगह, लेकिन जिन 3-4 चीज़ों के ऊपर बहस करनी चाहिए वो ये है। एक इसाक डार ने जो कल इंटरव्यू दिया और जो शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ा, ये हमेशा शरीफ खानदान के हर फर्द को इस किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो सवाल उन्होंने, कल तो हमने सवाल नहीं किए ना, अब बीबीसी के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे। उन्होंने जो सवाल पूछे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप अवाम की बात कर रहे हैं, आप मुल्क कब जाएंगे? मतलब ये इससे कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज जो बात हुई जायदादों की, वही चीज रिपीट हुई कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और बाकी इसाक डार और उसके बेटो अली डार वगैरह की प्रॉपर्टीज क्या आपने नहीं देखी, चीजें आपने नहीं देखी। इसके बाद भी ये लोग हमसे सवाल करते हैं,
तो मुल्क के अंदर ये सवाल अब ये डिबेट होनी चाहिए कि क्या ये लोगों को गुलाम समझते हैं, क्या ये दो खानदान है जो कि हुक्मरानी हक हुक्मरानी रखते हैं और आप कोरोना फैलाओ मुहिम चला रहे हैं। ये जलसे नहीं है, कोरोना फैलाओ मुहिम है, आप ये करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इन चीजों के अलावा कोई डिबेट पाकिस्तान में इस वक्त होनी नहीं चाहिए। मुख्तसर जवाब दे दें, लास्ट क्वेश्चन है, नवाज शरीफ को हुकूमत वापस ले आएगी पाकिस्तान? हम उसकी भरपूर कोशिश करें और हम उसको लेके आएंगे। और आज तो वो इश्तिहारी भी सर्टिफाइड चोर पहले से था, सर्टिफाइड डाकू भी था, सर्टिफाइड झूठा भी था, सर्टिफाइड इश्तिहारी भी बन गया और इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। थैंक यू। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के हवाले से। हैदराबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 18% से ज्यादा हो गई है। आपको ये बताते चले कि 72 घंटों में सिविल अस्पताल में 8 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जबकि सिविल अस्पताल में 35 कोरोना मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद हैदराबाद में 1300 से जायद हो गई है। तो हैदराबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुस्बत केसेस की शरह 18% से ज्यादा हो गई है, जबकि 72 घंटों में सिविल अस्पताल में 8 मरीज जाँ बहक हुए हैं और इसके अलावा 35 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज हैं। हैदराबाद में कोरोना क्यों फैल रहा है? सिविल अस्पताल हैदराबाद के एमएस डॉक्टर सिद्दीक ने शहरियों की बेएहतियाती को वजह करार दे दिया। समाज से गुफ्तगू में बताया कि मना करने के बावजूद मरीज का तीमारदार कोरोना वार्ड में आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर जाकर गली मोहल्ले और बाजारों में कोरोना फैलाता है। आते हैं इंटीरियर से, उनको हम बहुत रोकते हैं, लेकिन कोई बहुत सारे जो वो रुक जाते हैं और बहुत सारे जो हैं वो हम लोगों से, हमारे जो पुलिस से, जो हमारे गार्ड्स हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग ये जो हैं हमें इजाज़त दो, हम उनसे मिलें, वो बहुत सीरियस हैं, उनकी कौन खिदमत करेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ हमारे बहुत सारे स्टाफ हैं, मेडिक्स, पैरामेडिक्स, सर्वेंट्स, स्वीपर, सारे वहाँ होते हैं। लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि हम जो पेशेंट है वो कोविड में जाएगा, पता नहीं इनके साथ ये लोग क्या करेंगे। हमने फोर्स से भी बात की है, रेंजर से भी बात की है, अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हम वो फोर्सेस भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इनसे जो लोग अटेंड जाते हैं, अंदर जाते हैं, वो फिर बाहर आते हैं, वो फैलाते हैं, बाज़ार में जाते हैं। ये बहुत ख़तरा है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के बायस मसाजिद के लिए नई एसओपीज बनाने का फैसला किया गया। इसी के ऊपर बात करेंगे दानियाल उमर से। दानियाल, तो कब तक ये फैसला कर लिया जाएगा? कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिस पर हुकूमत ने मसाजिद के लिए एसओपीज का असर जायजा लेने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव के लिए मसाजिद के जो नए एसओपीज हैं वो तैयार किए जाएंगे, जिस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चारों गवर्नर्स और उलमा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो आज तलब कर ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 15 उलमा के वफ्द के हमरा इस कॉन्फ्रेंस में आज शिरकत करेंगे, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला और वफाकी वजीर जो मजहबी अमूर हैं नूरुल हक कादरी वो भी शरीक होंगे। साथ ही साथ आजाद कश्मीर के सदर और गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नर हैं उनकी भी शिरकत जो है वो इसमें मुतवक्की है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का जस्ते खाकी रुझान जमाली पहुंचा दिया गया है। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी। आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का जस्ते खाकी रुझान जमाली पहुंचा दिया गया है। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद से जाली एमएनए गिरफ्तार कर लिया गया। फेक फेसबुक अकाउंट से नौकरियों का झांसा देकर पैसे वसूल कर रहा था। एफआईए ने अपनी मुलाजमा से जाली फरोख हबीब का राब्ता कराया और फिर मुलजिम पकड़ा गया। और पहले आपको सुनवाते हैं कि मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई। एफआईए के सब इंस्पेक्टर दानियाल अमजद की ज़बानी। हमारे पास पहले कंप्लेंट आई थी, फॉरवर्ड कंप्लेंट एमएनए साहब फरोख हबीब साहब की तरफ से कि एक बंदा उनके नाम की फ़ेक आईडी फेसबुक पे बना के लोगों से मतलब क्या नौकरियों के झांसे देता था और उनसे फिर पैसे वसूल करता था। तो फिर हमने ये किया कि एक लड़की को इस बंदे के साथ रब्ता करवाया कि उसको नौकरी चाहिए। तो फिर जब उसने बुलाया उस लड़की को पैसे वसूलने के लिए, तो उस टाइम हमने उसको ट्रैप करके अरेस्ट कर लिया। तो जब उसका मोबाइल वगैरह सीज़ किया गया, उसमें वो फेसबुक फेक जो आईडी है वो वगैरह नहीं है। वो पैसे यही 60-70 हज़ार रुपये वसूल करता था, छोटी नौकरियां जो होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मज़ीद मांगना शुरू हो गया कि अभी थोड़े और लगने हैं और लगने। इसी तरह बंदों से ना पैसे मज़ीद लेता रहता था लाखों में। एक बंदे से उसने 2 लाख रुपये लिए हैं और एक बंदे से उसने 1 लाख रुपया लिया है। ज़्यादातर तो बता रहा है कि ये जो नर्सिंग की होती हैं नौकरियाँ लड़कियों के लिए, अलाइड हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, कोई इसके कह रहा है कि मेरे तल्लुकात हैं, उधर मैं लगवा देता था ये वो। तो ये सारी कार्रवाई असली एमएनए फरोख हबीब की दरखास्त पर ही की गई है। उनका क्या कहना है आपको वो भी सुनवाते हैं।
फेसबुक आई नाम के ऊपर एक जाली फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था जो हूबहू नाम पे मेरे ही था, लेकिन क्योंकि वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं था और उस पर जो एक्टिविटी मेरी ऑफिशियल अकाउंट थी वही कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लगा दी जाती थी। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों से उन्होंने रब्ता किया और फिर जिन लोगों से उन्होंने जॉब्स के अगेंस्ट पैसे मांगे और कुछ लोगों ने उनको पैसे दे भी दिए उनके झांसे के अंदर आके, तो उन्होंने जब मुझे कंप्लेंट की तो फिर मैंने FIA को मुतनबे किया और फिर वो मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर वो पकड़ा ना जाता है, तो हमने खुद उसको जो है वो पकड़वाया है। ये लोग ना सिर्फ जो है वो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं बल्कि मासूम लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। और इसी तमाम फिर मामले पर बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, असली MNA की शिकायत पर नकली MNA गिरफ्तार हो गया है, क्या थी स्टोरी और कितने का चूना लगा चुका था? जी बिल्कुल, अवामी नुमाइंदों के नाम पे नौकरियों को खरीदो फरोख्त का जो धंधा करने वाला शख्स है वो बेनिकाब हुआ है। जो तहरीक इंसाफ के MNA फर्क हबीब के नाम पर जाली फेसबुक ID बनाकर आवाम को लूटता था, सरकारी अस्पताल में जॉब का लालच देता था, 30 बंदे से लाख 2 लाख वसूल कर लेता था और नौकरियां का लालच देके यही कहता रहता था कि नौकरी। ठीक है, शाहीन शहजादी हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इस बार आर्ट्स काउंसिल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है जरा हट के। तमाम सेशंस वैसे ही होंगे जैसे हर बार होते हैं, बस कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। और वो कैसे, इस पर देखते हैं रेहान अहमद की रिपोर्ट। रोजा रखता हूँ मगर रोजे को बहलाए रहता हूँ, कभी पानी पी लिया कभी हुक्का पी लिया। ज़िया मुहिद्दीन और अनवर मकसूद हर बार की तरह इस बार भी कराची आर्ट्स काउंसिल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की शान बढ़ाएंगे, मगर उन्हें सुनने के लिए आपको आर्ट्स काउंसिल पहुंचने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट और इंटरनेट काफी होंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस वर्चुअल हो गई है। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के मुताबिक आवाम का दाखिला मना तो नहीं, मगर रिवायती अंदाज में दावतनामे जारी नहीं किए गए। हुकूमत से भी मशावरत की और इंतज़ामिया से भी मशावरत की, तो हमें एडवाइस यही मिली कि बहुत ज़्यादा पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं रखना है। वो भी था कि जिनकी उम्रें 80 साल 75 साल या शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको भी हमने बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। सिर्फ अवामी नहीं, कुछ मेहमान शख्सियात भी आर्ट्स काउंसिल के बजाय घर से शरीक होंगी। उर्दू से प्यार करने वाले 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सेशंस को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख सकेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।